साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मॉडल पेपर है, ठीक है, मॉडल मॉडल पेपर जो है उसका सेट 1 का हम लोग इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका हम लोग सेक्शन बी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग साथियों क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। देखिए, मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसीलिए साथियों बता दें कि हम लोग यहाँ पे सेट 1 का सेक्शन बी जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 1 देख चुके, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 या पार्ट 1 करके वीडियो है, उसमें आप जाइए, क्लिक कीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 1 सेक्शन 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन का उसको भी सॉल्व कर दिया, उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दृष्टि दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग अपने भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या बोला? निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। चलिए आप ये लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण पूछा गया, तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण निम्न है, डैश देंगे और पहला लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो अभिनेत्र लेंस की है उसका वक्रता जो है वो थोड़ा सा अधिक हो जाना, ठीक है, बड़ा हो जाना। एंड पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो नेत्र गोलक होता है वो क्या है आपका, लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबा हो जाना, यही निकट दृष्टि दोष के कारण है। अब इसका संशोधन का कारण, तो इसमें संशोधन के लिए इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस पूछा गया कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा है तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए। दोस्तों के पास, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें भी देखने के लिए कहिए, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब कि उसकी दूरी जो है यू है वो 27 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और जो बिंब है उसका साइज, ठीक है। तो आपको भी ज्ञात करना है और वो किस प्रकृति का वो ज्ञात करना है और साइज एच डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या है उसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे सबसे पहले कौन सा दर्पण है, उस दर्पण का नाम लिख दीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए आप क्या फिर करना है आपको, आगे आप जो जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए। जैसे फोकस दूरी दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होते हैं वो ऋणात्मक होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है दिया हुआ है बिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइज दिया हुआ है ना, बिंब की साइज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं नीचे वाले नेगेटिव होते हैं, तो ये ऊपर है, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा, ठीक है। आगे फिर जो दिया हुआ उसको नोट डाउन कर लीजिए। वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बिंब की दूरी भी दिया हुआ है, सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंब की दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 27 सेंटीमीटर, तो हम लोग 27 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ये माइनस में होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में माइनस ही होते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद हम लोगों को ज्ञात क्या करना है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे भी हम लोगों को ज्ञात करना है, भी क्या होगा और यहाँ पे एच डैश क्या होगा, ये सभी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आगे हम लोग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, ठीक है, किसके लिए, तो प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ प्रकृति का मान ज्ञात करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र आप सभी को पता है कि 1 नंबर में पूछा जाएगा। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब मान बैठा दीजिए साथियों, मान बैठा दीजिए फटाक से, तो v वाले को रहने देते हैं, एक v हम लोग को निकालना है, प्लस u दिया हुआ है 1 कितना, u बराबर दिया हुआ है कितना -27, ठीक है, बराबर 1/f, f बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे -18 दिया हुआ है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? जी हाँ सर दिख रहा है। क्या करना है, अब हम लोग लिखेंगे कि 1/v, इधर ये माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -18 और प्लस 1/27। ठीक है, अब यहाँ पे 18 और 27 का एलसीएम निकालिए आप। 18 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आ जाएगा। अब 18 तिया 54, आपका यहाँ पे क्या हो गया कि -3 प्लस है तो प्लस देंगे, 27 दूनी 54, तो यहाँ पे आपका ये 2 हो गया। जब यहाँ पे हल कीजिएगा तो 1/v बराबर -1/54 आ गया आपका। क्या आ गया, -1/54। नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा माफ कीजिएगा। ठीक है, -1/54 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इसका केचिया गुना कर देंगे तो भी इसके साथ गुना हो जाएगा और ये के साथ 54 गुना हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाईं तरफ है। ठीक है, दर्पण के बाईं तरफ इधर ही है, जिधर था बिंब था उधर ही था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी प्रकृति हम लोग भी ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से ये v बराबर निकाल लिया हम लोग, v निकालना था। अब आगे हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है ना, एच डैश हम लोगों को ज्ञात करना है। एच डैश ज्ञात करेंगे, एच डैश ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग आवर्धन। ठीक है, आवर्धन लिखेंगे, तो आवर्धन बराबर क्या होता है समझिएगा, आवर्धन। ठीक है, m बराबर होता है -v/u। ठीक है, बराबर एच डैश बटे एच। ठीक है, अब यहाँ पे v/u का वैल्यू आप बैठा दीजिए, तो यहाँ से आप बैठा दीजिएगा v/u का वैल्यू, तो यहाँ पे एक माइनस पहले से है और v बराबर -54 लाए हम लोग, यहाँ से u बराबर -27 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर एच डैश नहीं दिया हुआ है, h बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसर, 27 दूनी 54 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से चलिए केचिया क्या आ गया, सबसे पहले इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है, तो आ गया है, इसको फ्रेश कर देते हैं। सबसे पहले आ गया है आपका -2। ठीक है, -2 और यहाँ से है आपका 1 बराबर एच डैश बटे 7। अब यहाँ से केचिया गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 7 दूनी 14 आपका 14 और ये माइनस इसके साथ रहेगा, तो एच डैश बराबर निकल के आ गया आपका -14। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, तो आप इसका यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो है वो प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति में जो हो जाएगा इसका वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, प्रकृति आपका ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे एच डैश मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल दिए, स्थिति जो दिया हुआ है प्रतिबिंब की साइज वो निकाल दिए, और प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल दिए जो v बराबर आप निकाल दिए। तो तीनों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि v बराबर सर -54 और यहाँ पे एच डैश बराबर -14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, चैनल को अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता। आप सभी को पता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ जो होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बन जाता है। ठीक है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है। जो संयोजन अभिक्रिया है वो वियोजन के विपरीत है। ठीक है, इस प्रकार से अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण पूछा गया है, तो उदाहरण आप दे दीजिएगा कि उदाहरण है कि संयोजन का उदाहरण होगा कि H2 + O2 अभिक्रिया करके बना रहा है H2O, संतुलित करने के लिए 2 और 2 हम लोग लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, सिंगल सिंगल था, ये दोनों जुड़ा और यहाँ पे 1 का निर्माण किया। जबकि इसमें वियोजन में देखिएगा ध्यान से, वियोजन में क्या है कि वियोजन जो है इसमें से देखिए अकेले है, और ये जो विद्युत अपघटन के कारण इसको जब तोड़ते हैं, विद्युत से जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 2 भाग में टूट रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे H2 और O2 में टूट रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए तो चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 11 कहता क्या है साथियों। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूरी किया। जो मतलब कि जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो कमी थी, आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे उसको सुधार किया है, वही पूछ रहा है। तो उसकी कमी क्या थी, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विसंगतियां या कमियां जो है इस प्रकार से थी। क्या है कि हाइड्रोजन के अनिश्चित स्थिति था उसका। दूसरा है कि समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण किया गया था। ठीक है, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां थी। अब यहाँ पे है कि उसको जो आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे दूर किया गया, उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कि हाइड्रोजन जो आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस
प्रकार से मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियां को दूर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है, अतः इसे प्रथम आवर्त एवं प्रथम समूह में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर तत्व के सभी समस्थानिकों को एक तत्व स्थान पर मतलब कि वाले तत्व, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे, हाँ जी हाँ, यहाँ से हम लोग तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर तत्व के सभी समस्थानिकों को तत्व स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। ठीक है, आवर्त सारणी में रखा गया। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु वाले द्रव्यमान तत्व वाले के पहले आ गए थे, स्वतः संशोधन हो गया। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों को 18 वर्ग में रखा गया है और वर्ग 7 में 3 तत्व थे, वे परमाणु संख्या के स्वतः अलग समूह में चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियों को दूर किया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण बताइए, क्या कारण है। तो कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण यह है कि देखिए इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण के निम्नलिखित कारण है। पहला लिखिए, कार्बन के यौगिकों में श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, कार्बन के परमाणु का आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ द्विआबंध त्रिआबंध में जुड़ सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि कार्बन में चतुसंयोजकता गुण का होना, मतलब कि कार्बन जो होता है वो चारों तरफ वाले संयोजकता गुण का होना, मतलब कि 4 संयोजकता इसका होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखिएगा कि कार्बन के यौगिक समवायता प्रदर्शित करता है, इसीलिए कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। क्वेश्चन जो है आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो इसको आप साफ साफ भाषा में आपको हम बता सकते हैं। देखिए कि रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाता है। शिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, जो जिस रक्त में अशुद्ध होते हैं उसको लाके रक्त हृदय में लाया जाता है। फिर हृदय में क्या होता है कि हृदय से उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचने के लिए पंप करता है। ठीक है, कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इससे क्या समझ में आया कि दोहरा परिसंचरण है कि हमारे हृदय में एक बार तो खराब खून आया, फिर यहाँ पे साफ हुआ और फिर से चल गया। तो 2 बार आया, एक बार आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो 2 बार की क्रिया हो रही, इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए ये मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये मददगार हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग सेक्शन सी लेकर आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी तो देख लिया, सेक्शन सी लेकर आएंगे। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं।